तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में आईसीएआर के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा मांगीलाल जाट को। आईसीएआर मतलब हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो अभी प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट, इनको आईसीएआर का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? हिमांशु जैन की जगह लेंगे, क्योंकि हिमांशु जैन को अभी इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो अब उनके स्थान पे आ जाएंगे मांगीलाल जाट। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मांगीलाल जाट है वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आईसीएआर की यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 में और इसकी स्थापना लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा स्थापित कृषि पर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो किस कमीशन की सिफारिश पर? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, जिसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। कब? 1928 में। तो ये जो आईसीएमआर है ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान कृषि में अनुसंधान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और इससे संबंधित एक करंट अफेयर्स और यहाँ पे आप जोड़ लो कि कुछ समय पहले इसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट नाम से एक स्कीम भी लॉन्च की थी। आईसीएआर की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में हमने देखा इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? मांगीलाल जाट नाम याद रखना है। अब देखो अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ और अपॉइंटमेंट में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने कौन? अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने गोपाल विट्ठल। इस पद पर आने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ अतुल कुमार गोयल बने थे और इसी के अध्यक्ष कौन बने थे जो वर्तमान में एसबीआई जो बैंक है उसके चेयरमैन है? श्रीनिवासुलु शेट्टी। आत्मा के नए अध्यक्ष, आत्मा क्या है? जो हमारे यहाँ पे टायर मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनियां हैं उनका एसोसिएशन है और उसके अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ बने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। यूएसए अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बने डॉक्टर जय भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी बने निधि तिवारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी यह भी बने थे शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी इनके प्रधान सचिव हैं पिछड़ा, वो भी नाम याद रखना। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया शर्ली बोचवे को। ये घाना देश के इस पद पर आने वाली ये पहली अफ्रीकी महिला है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने थे शिव सुब्रमण्यम रमन। भारत के अगले चीफ जस्टिस ये कौन बनेंगे? बी आर गवई। 52 नंबर के होंगे। बी आर मतलब पूरा नाम क्या है? भूषण रामकृष्णन गवई। ये संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हमने और रिवाइज कर ली है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व लिवर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। लिवर आप जानते हो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं। अच्छा, एक रोग होता है हेपेटाइटिस रोग, इसमें लीवर में सूजन आ जाती है, मतलब लीवर इससे प्रभावित होता है। लीवर से संबंधित ये एक रोग है। वैसे हेपेटाइटिस से संबंधित एक दिवस भी होता है, हेपेटाइटिस डे, वो 28 जुलाई को होता है। और आपने एक नाम जरूर सुना होगा, हेविश्योर। हेविश्योर क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की एक बायोफार्मा कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, उसी ने तैयार किया था। अच्छा, पित्त रस के बारे में आपने सुना है, बाइल जूस। इसका निर्माण भी लीवर में होता है, पर वो इकट्ठा कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। पित्त रस का काम क्या होता है? जो वसा है, जो लिपिड्स है, उनका इमल्सीकरण का ये काम करता है। मतलब यूं समझो कि वसा के बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो लीवर से संबंधित कुछ जुड़े हुए प्रश्न मैंने आपको बता दिए। सिंपल सा इस प्रश्न में हमने देखा विश्व लिवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस था। हमने देखा 21 जून
जो हम योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, थीम डिसाइड हो गई है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जी की जयंती होती है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस आर्ट्स डे, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया हमने। ठीक है, तो अप्रैल के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अच्छा, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना। यहाँ पे अभी कई सारे मंत्रालयों में नए सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने, वो सारे नाम मैं आपको यहाँ पे एक साथ करवाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से 10-11 ये अपॉइंटमेंट है, 10-11 प्रश्न अपॉइंटमेंट वाले, और ये सारे के सारे मंत्रालयों में सचिव से संबंधित है, तो ध्यान से सुनना। तो इस प्रश्न में तो हमने देखा क्या, राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी अभी नए बन गए, अरविंद श्रीवास्तव इनका नाम है। इसके अलावा श्रम व रोजगार मंत्रालय में बात करें, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में, तो नए सचिव सेक्रेटरी बन गए वंदना गुरनानी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव बन गए समीर कुमार सिन्हा। संस्कृति मंत्रालय में सचिव बन गए विवेक अग्रवाल। खेल मंत्रालय में सचिव बने हरिरंजन राव। कौशल और विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव बने रजीत पुन्हानी। उसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने संतोष कुमार सारंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव बने निकुंजा बिहारी धल। एक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव का नाम भी याद रखना, अनुराधा ठाकुर है। और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव बनाया गया है वुमलुनमंग वुलनाम। अब एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पे, अभी हमारे नए वित्त सचिव कौन बने थे, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने थे? अभी कुछ समय पहले ही बने थे। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। ठीक है, बाकी ये सारे मंत्रालयों में जो भी नए सचिव बने वो मैंने आपको बता दिए, इनको ध्यान में रखना। बार बार मैं आपको रिपीट रिवाइज करवाता रहूंगा, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत अलायंस का हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट ये इंडिया में स्थापित किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 150 करोड़ रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए देने की घोषणा की है, 2023-24 से लेकर 2028-29 तक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर लॉन्च किया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन गोल क्या है? दुनिया की 7 बड़ी बिग कैट्स, वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनका कंजर्वेशन करना, इनका संरक्षण करना। और इस अलायंस में 5 सदस्य देश हैं, कौन कौन? भारत, निकारागुआ, एस्वाटिनी, लाइबेरिया और सोमालिया। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने देखा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में। अच्छा, भारत से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं जिनमें भारत न्यूज में था। जैसे कि देखो, अगर बात करें 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 में, इसका आयोजन होगा भारत में। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष या यूं कह दूं संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया है, जिसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 में जो होंगे उसको भारत होस्ट करेगा इस साल नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होंगे। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया है, उसका नाम है शून्य। बेंगलुरु का एक एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला, उसने इसको बनाया है। और ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये अभी 2025 मार्च में हुआ था भारत में। और इंडिया ये यूरो ड्रोन कार्यक्रम में अभी शामिल हो चुका है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की थी? भारत में ही, नई दिल्ली में। उसके अलावा अभी जो दूसरा आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था मलेशिया में, उसको भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और अभी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक जो है वो कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। तो इन सब कारण से भारत न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल ये भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब बढ़कर के 14 हो चुकी है इन दो को शामिल करने के बाद। और वैसे अगर बात करें कि 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दुनिया की कितनी दस्तावेजी विरासतें जोड़ी गई है, तो आंसर हो जाएगा 72। तो अब टोटल कितनी हो चुकी है पूरी इस लिस्ट में, तो 570 आंसर होगा। इन 570 में भारत की तरफ से कितनी है? 14 है। ठीक है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता जीवन जीने का दर्शन सिखाती है, जिसमें धर्म, कर्म, योग और मोक्ष की बातें हैं। बाकी नाट्य शास्त्र की बात करें, इसे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये रंगमंच यानी कि थिएटर, अभिनय, नृत्य, संगीत, कला के नियमों का वर्णन करता है। ये 2000 से लेके 2500 साल पुराना ग्रंथ है और इसमें 36 अध्याय हैं। इसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है। बाकी साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनेस्को ने 1992 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शुरू किया था। उद्देश्य है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के अभिलेखों को संरक्षित करना, ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। और सबसे ज्यादा शामिल डॉक्यूमेंट्स वाला देश ये जर्मनी है, जिसकी 30 डॉक्यूमेंट्स यानी कि बुक्स इस लिस्ट में शामिल हैं। दूसरे स्थान पे यूके है और भारत इस मामले में 10वें स्थान पर है। बाकी यूनेस्को के भी स्टैटिक देख लो आप। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एएस दुलत ने। तो अभी एक बुक लॉन्च हुई है, उसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एन अनलाइकली फ्रेंडशिप। ये किताब अभी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को हटाने से पहले फारूक और उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जो पूर्व प्रमुख हैं अमरजीत सिंह दुल्लत, उन्होंने लिखा है। ये किताब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में है। 1990 के दशक के आतंकवाद के बारे में है। 1999 में IC-814 विमान जो अपहरण हुआ था उसके बारे में बताती है, और 2019 में आर्टिकल 370 के हटने जैसी घटनाओं के बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। तो बुक का नाम आपको याद रखना है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और इसको किसने लिखा? एएस दुल्लत ने। पूरा नाम बोलूं तो अमरजीत सिंह दुल्लत। और ये कौन है? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो ये तो हमने बुक की बात कर ली। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी 2025 में न्यूज में रही थी वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो याद रखना, अभी पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उसका नाम है हार्ट लैम्प, और दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। अब ये बुक पुरस्कार जीतती है नहीं जीतती वो तो हम देखेंगे, अभी एक आध महीने में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। उसी तरह से अभी 2024 के मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि 2024 में जो बुकर पुरस्कार है वो किसने जीता था। समंता हार्वे ने जीता था, वो इंग्लैंड की है, उनकी पुस्तक का नाम है ऑर्बिटल। और 2024 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक ने जीता था, वो जर्मनी की लेखिका है, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, इसको लिखा है गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई है, उसका नाम है दिया सलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक बाईएनियल हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया, उसका नाम सशक्त भारत है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, इस बुक को लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, PS रमन ने लिखा है, चेन्नई सुपर किंग के ऊपर है ये बुक। टू द सेवेंथ जनरेशन को लिखा डॉक्टर VI मथन ने। एमिनिस्ट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड पाथ को लिखा उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स को लिखा अरुण शोरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को लिखा संजीव चोपड़ा ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, 10-12 बुक्स हमने यहाँ रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा 17वां। तो 17 अप्रैल 2025 को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स
मिनिस्टर, आप कह दो खेल मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। अभी उन्होंने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। ये इंडिया का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है, भारत का पहला और दुनिया का 17वां है। अच्छा, है क्या ये एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट? तो ये एक विशेष यूनिट होती है, विशेष इकाई होती है जो खिलाड़ियों यानी कि जो एथलीट्स होते हैं उनके एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य काम की बात करें तो क्या है, क्या काम करेगा ये? खिलाड़ियों के शरीर से जुड़े जो भी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो भी डेटा होंगे, जैसे कि ब्लड हो गया, हार्मोन हो गया, उसको ये लगातार जांचते रहेंगे, उसकी लगातार जांच करते रहेंगे और ये पता लगाते रहेंगे कि कहीं खिलाड़ी ने कोई डोपिंग डोपिंग मतलब तो समझते हो ना, गलत दवाइयां या खेल की फील्ड में जो ताकत देने वाली दवाइयां होती है उसको डोपिंग कहते हैं। तो इससे ये चेक करते रहेंगे कि किसी खिलाड़ी ने डोपिंग का उपयोग तो नहीं किया है, गलत दवाइयों का तो सेवन नहीं किया है। ये इसका काम होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? 17th नंबर का बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। हम बात कर रहे हैं संसद खेल महाकुंभ की। अभी 19 अप्रैल को ये शुरू हो गया, 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा। कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है वहां पर इसका उद्घाटन किया हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने। और उद्घाटन समारोह के दौरान कुछ स्वदेशी खेल हैं जैसे कि कलारी पयट्टू, योग और मल्लखंब, इनका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। और आपको बता दूं, लोकसभा में राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र ये लखनऊ ही है। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था, ये अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो 2026 में होंगे वो कहाँ पे होंगे, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूँ। वैसे तो आपको बता दूं, हिंट दे दूं, आज की ही क्लास में ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ। वैसे स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो एक याद रखना कि अभी जो 30th नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, जिसका मैस्कॉट क्या था? मौली था। उसमें टॉप पे रहा है सर्विसेज। और जो इसमें टॉप पे होता है उसे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। और अगले जो 2027 में 39 नंबर के नेशनल गेम्स है वो मेघालय में होंगे। अभी सेपक टकरा विश्व कप 2025 ये कहाँ पे हुआ? ये बिहार में हुआ है, जिसका मैस्कॉट भीम था, जो रिप्रेजेंट करता है बफेलो को। और इसमें टॉप पे थाईलैंड रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। और भारत ने यहाँ पे जापान को हरा करके पहली बार इस खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अभी लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसी तरह से स्केचर्स अमेरिकी फुटवियर कंपनी, इसने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जो इस बार इसका 14वां संस्करण होगा, भारत में होगा, तमिलनाडु में। भ्रष्टाचार के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बन गई है सोहेली अख्तर, बांग्लादेश की है। अभी इसी साल 12वां मेंस एशिया कप हॉकी 2025 होगा भारत में, राजगीर बिहार में। 2026 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अभी IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। और विराट कोहली से ही दो और प्रश्न हमने देखे अभी कि विराट कोहली T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए 386 पारियों में। विराट कोहली सबसे तेज 14,000 ODI रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए 287 पारियों में। और अभी हमने पढ़ा था मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर है, अभी इनको भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नव स्थापित एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। और फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो अभी चाइना में हुआ था उसको जीत लिया चीन की ही खिलाड़ी जू वेनजुन ने। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा हिमांशु ने। तो छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अभी 15 से लेकर 18 अप्रैल तक हुआ। कहां पे? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी में। और इसमें भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। ये 1 गोल्ड कौन लेकर के आए, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर हिमांशु है। भाला फेंक में ये गोल्ड लेकर के आए हैं, 67.57 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इस बार इसका ये छठा संस्करण था।
पहली बार इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2015 में कतर दोहा में हुआ था, तब से हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। और एशियाई एथलेटिक्स संघ की बात करें जो इसका आयोजन करता है, इसकी स्थापना होती है 1973 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पथुम यानी थाईलैंड में, और हेड है दहलान जुमान अल हमद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा सौरव कोठारी ने। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो हुआ अभी आयरलैंड में, और इसको सौरव कोठारी ने जीत लिया है पंकज आडवाणी को हरा करके। IBSF मतलब होता है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। 1971 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दोहा कतर में। सौरव कोठारी ये बिलोंग करते हैं कोलकाता से। 2018 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन भी ये रह चुके हैं। और इसी साल आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में कि इंदौर मध्य प्रदेश में पंकज आडवाणी ने अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब जीता था। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विल्सन जॉन्स थे। 1958 में उन्होंने ये खिताब जीता था। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अब इनकी प्रैक्टिस करने के लिए इसकी डेली क्विज तैयार होती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, अब वहां पे इसका MCQ आप लगाइए और देखिए कि प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। बाकी और भी टॉपिक्स वाइज करंट अफेयर्स पे क्विज अवेलेबल है, जैसे हर टॉपिक पे जो आपको चाहिए, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, समिट्स के ऊपर, वुमेन्स इन न्यूज, जो टॉपिक अभी हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं जनवरी से लेके अभी तक, वो सबकी क्विज अवेलेबल है वहां पे। तो क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या उसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। और देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा, मुंबई में। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता है, जू वेनजुन ने। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, उत्तराखंड में। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है, अनुराधा गर्ग। और गैबोन में अभी किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया, ब्राइस ओलिगी नगुएमा। भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 2025 का आयोजन कहां पे किया, नई दिल्ली में। 14 अप्रैल को किसने BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, न्यूयॉर्क ने। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और आखिरी प्रश्न था वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद ने सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो आंसर होगा कॉफी। चलो कल का भी प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था, मंसूर अल मंसूर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।